मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है। मैं बहुत ही कम उम्र लड़की थी। अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुई थी। जो भी मुझे देखता वो तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि मेरे अंदर नाजुक हुस्न ज्यादा था। इसलिए गैर मर्द मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते थे, और इस वजह से तो मेरे बाबा मुझसे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि मेरी वजह से मोहल्ले में इनको बातें सुननी पड़ती थी। वो नहीं चाहते थे मेरी वजह से वो मोहल्ले भर में बेइज्जत हुए। और मेरी 4 बहनें भी थी, और वो भी मुझसे बड़ी थी। लेकिन इनकी नाजुक हुस्न नॉर्मल था, जैसा आम लड़कियों का होता है। और ये भी मुझसे घिन खाती थी, और मुझे बात तक ना करती थी। मुझे हर वक्त नफरत की निगाह से देखती थी। मैं 12 साल की थी, लेकिन अभी से मेरा जिस्म काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसमें से मेरी माँ ही थी जो मुझे थोड़ा बहुत मोहब्बत करती थी, और मेरे हर चीज का ख्याल करती थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इसकी जगह और कोई नहीं ले सकता था। लेकिन हर वक्त मेरे बाबा और मेरी बहनें बातें सुनाया करते थे। मैं थी तो 12 साल की, लेकिन मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दे दिया था। मैं तो इस दुपट्टे के वजन को भी संभाल नहीं पाती थी, और दुपट्टा भी मुझसे संभाला नहीं जाता था, इधर उधर गिर जाया करता था। तो मेरी बड़ी बहन मुंह पर थप्पड़ मार कर कहती कि अपना सरापा छुपा के नहीं रख सकती। इसके यूं थप्पड़ मेरे मुंह पे मारने से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और आखिर को मुझे समझ भी नहीं आती थी कि ये मुझे मार क्यों रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे थप्पड़ खाने को मिल रहे हैं। मैं अपने बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मेरी हम उम्र लड़कियों में तो ऐसा नहीं देखा। वो लड़कियां तो मेरी जैसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी भी बार बार मुझे चादर लेने को कहती थी। पहले तो मुझे दुपट्टा भी संभाला नहीं जाता था, लेकिन अब ये चादर कैसे संभाल पाती। लेकिन अब ये चादर लेने से तो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती थी। अम्मी कहती गर्मी गई भाड़ में, लेकिन ये चादर अपने तन से जुदा न करना, वरना तेरी वजह से किसी दिन मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। मुझे तो अब अपने सहेलियों के साथ भी खेलने से मना कर दिया था। अब ये 4 दीवारी में ही मैं जिंदगी गुजार रही थी। मेरे अब्बा जब भी मुझे देखते नफरत से ही देखते थे। पता नहीं वो मुझसे क्यों मोहब्बत नहीं करते थे। आखिर मैं भी तो इनकी बेटी थी, मुझे भी तो इनका प्यार मिलना चाहिए था। फिर क्यों वो मेरी तरफ नफरत भरी निगाह से देखते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, और सब बहनें पढ़ लिख कर नौकरियां कर रही थी, लेकिन मुझे तो पढ़ाया लिखाया भी नहीं जा रहा था। एक दिन मेरे अब्बा के दोस्त घर पर आए थे, तो वो मुझे घर के काम करते देखा। तो अब्बा का दोस्त कहने लगा कि तुम्हारे घर में जो लड़की नौकरानी है, क्या थोड़ा वक्त के लिए मेरे घर पर भी भेज सकते हो, क्योंकि इस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, और इसके हाथ से घर का सारा काम नहीं हो पाता। इसलिए थोड़े वक्त के लिए इस लड़की को मेरे घर भेज दो। मैं इसे तनख्वाह थोड़ा ज्यादा ही दूंगा। ये सुनकर तो अब्बा बहुत गुस्से में हो गए थे, और वो मुझे अपनी बेटी कहने से भी कतरा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनके दोस्तों में इनकी बेइज्जती हो। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ था, और अब्बा का दोस्त चला गया था। लेकिन इसके जाते ही अब्बा ने घर में हंगामा मचा रखा था कि तुम मेरे दोस्त के सामने भी क्यों आई? क्या तुम अपना आप दिखाने के लिए आई थी? वो तो तुम्हें मेरे घर की नौकरानी समझ रहा था, और इसे ये नौकरानी की भी एक जरूरत है। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी बहुत शर्म आती है। तुम ऐसे क्यों हो गई हो? तुम्हारी वजह से मोहल्ले में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मैं अपनी औलाद को तो खो सकता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं। फारिया, जल्द से जल्द अपनी इस भद्दी और मोटी बेटी का कुछ बंदोबस्त करो। मैं अब और जलील नहीं हो सकता। मुझे इस घर में सुकून चाहिए, और मुझे सुकून तभी मिलेगा जब भी लड़की मेरी आंखों से दूर रहेगी, वरना इसकी वजह से मुझे दुनिया भर में बेइज्जत होना पड़ेगा। अब्बा तो ऐसे चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं तो डर कर सहम गई थी, और मेरा दिल चिकनाचूर हो गया था। मुझे दुनिया की बातें तो अब तक सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन अब्बा की बातें सुनकर मेरी आंखें खून के आंसू रोने लगे थे। मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी, और मेरी माँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी, और वो बहुत मोहब्बत से अपना हाथ मेरे सर पर रखकर बोली, तुम्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये बातें हम लोगों को नहीं समझा सकते। लेकिन मैं अब जो भी फैसला कर रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। जब तक इस घर में रहोगी तुम्हें इसी तरह की बातें सुनने को मिलेगी। इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा तुम्हारे हक में फैसला किया है, और अल्लाह इसमें बेहतर करे। इतना कहकर अम्मा कमरे से चली गई थी, लेकिन मुझे तो अब्बा की बातें मेरे दिल पर चुभ रही थी। मैं चाहकर भी इनकी बातें भूल नहीं पा रही थी।
मुझे इनकी बातें बहुत दुखी कर रही थी। आज पूरा दिन मैं अब्बा के सामने नहीं गई थी, अपने कमरे में ही रहकर सारा दिन गुजार दिया था और अम्मा एक औरत के साथ मेरे कमरे में आई थी। मुझे देखते ही कहने लगी, अच्छा रिश्ता मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तलाकशुदा लड़का जरूर मिल जाएगा। अम्मा कहने लगी, जो भी हो बस जल्द से जल्द एक रिश्ता इसके लिए लेकर आओ। अगर तुम इसके लिए रिश्ता लेकर आओगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगी। 1 लाख का सुनकर मैं अम्मा की तरफ देख रही थी। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि सारी बातों को समझ पाती, बस इनकी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। वो रिश्ते वाली भी 1 लाख का सुनकर बहुत खुश हो गई थी और ये कहकर वहां से चली गई कि मैं ये कल ही इसके रिश्ते का बंदोबस्त करूंगी, लेकिन इसके लिए दहेज जरूर तैयार करके रख लेना। तो आगे से मेरी माँ कहने लगी, इसकी तुम फिक्र ना करना, मैं दहेज के पैसे इसके होने वाले शौहर को दे दूंगी, वो जो मर्जी करे, बस इसके लिए जल्द से जल्द रिश्ता लगा दो। रिश्ते वाली भी ये सब बातें सुनकर मुतमईन होकर वहां से चली गई थी। रिश्ते की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ आ रहा था कि अम्मा मेरा जल्द से जल्द निकाह कर देना चाहती हैं। मैं तो ये सोचकर थोड़ा घबरा गई थी कि शादी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। खैर अम्मा ने जो भी फैसला किया था, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि मुझे इस घर में सभी लोग नफरत से ही देखते थे। कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करता था, इसलिए मुझे अम्मा के फैसले से भी कोई एतराज नहीं था। मेरी बहनें से तो मैं छोटी ही थी, लेकिन मेरी शादी सबसे पहले हो रही थी, क्योंकि मुझे शादी करके इस घर से दूर कर देना चाहते थे। मेरी जिंदगी पर सबके फैसले चलते थे, लेकिन मुझे ही कोई हक नहीं था अपनी जिंदगी खुलकर जीने का, क्योंकि मैंने अम्मा से कुछ भी नहीं पूछा। अगर पूछती भी तो वो मुझे कोई जवाब ना देती। लेकिन मुझे अब अच्छी तरह से पता चल रहा था कि ये सब घर वाले मुझसे क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि मैं कम उम्र में ही मेरी जिस्मानी खूबसूरती ज्यादा थी, इसीलिए। खैर जैसे जैसे ये रात तो गुजर गई थी, अगला दिन शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था और कल से खाना ना खाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। इसलिए सबसे छुपते छुपाते मैं किचन में गई तो रात का खाना बचा हुआ था, वही कमरे में लेकर खाने लगी। मेरा मोटापा ज्यादा होने की वजह से मुझे खाना भी कम ही देते थे, लेकिन मुझे तो बार बार भूख ही लगती थी। खैर मैंने खाना खाकर बेड के नीचे प्लेट रख दी थी ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैंने खाना खाया है। खैर 12 बजे का वक्त था और रिश्ता कराने वाली औरत भी आ गई और आकर अम्मा से कहने लगी, मुबारक हो फारिया, तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल चुका है और वो जल्द से जल्द शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन लड़के के कोई माँ बाप नहीं है, लड़का अकेला है। मेरी माँ ने यह सुनते ही फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ना ही लड़के को देखा और ना ही लड़के के आगे पीछे का जानने की कोशिश की, बस रिश्ता मिलते ही अल्लाह का शुक्र गुजार करके हाँ कह दिया। मुझे तो अब सारा किस्सा समझ जा रहा था। ये तो बस मुझे बोझ समझ रहे थे और अपने सर से जल्द उतारना चाहते थे। अम्मा ने रिश्ते वाली आंटी से कहा कि तो अब इसमें देर किस बात की, कल ही लड़के को ले आओ और घर में सादगी से निकाह कर देते हैं। रिश्ते वाली भी खुश होकर वहां से चली गई और ऐसे में कल मेरी शादी का दिन था और अम्मा ने मुझे थोड़े बहुत कपड़े भी दिलवाए थे और थोड़े बहुत शादी की तैयारियां करने लगी और घर के कामों में वक्त का पता ही नहीं चला और अगला दिन भी आ गया और आज मेरा निकाह था। मैंने अभी तक अपना शौहर नहीं देखा था। शाम 5 बजे मेरा निकाह था, लेकिन मेरे निकाह में ना ही मेरे अब्बा मौजूद थे और ना ही मेरे बहनें थी, बस मेरी अम्मी और रिश्ता कराने वाली मौजूद थी और लड़के की जोड़ में 3 लड़के गवाह बनकर आए थे और एक मौलवी साहब थे। बस इतने लोगों की मौजूदगी में ही मेरा निकाह इस शख्स से हो गया जो बेबाक नजरों से बस मुझे घूरे जा रहा था। मुझे इसकी नजरें बहुत अजीब से दिखाई दे रही थी और इसे देखते ही मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। खैर मेरा निकाह हो गया और अम्मा ने खुशी खुशी मुझे रुखसत कर दिया, लेकिन मेरी तो आंखों में आंसू थे। मुझे इतनी सी उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। खैर मैं अब रुखसत होकर अपने शौहर के घर में आ गई थी। शौहर मुझे अपने कमरे में लेकर गई। इस कमरे का हुलिया देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि इस कमरे में शराब की पी हुई बोतलें और सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे और कमरे में यह अजीब किस्म की बदबू भी थी। इस बदबू को सूंघते ही मुझे उबकाया आने लगी थी और शौहर की तरफ देखा तो ये तो मुझे अजीब नजरों से बस घूरे जा रहा था। इसकी नजरों से मुझे कौफत से महसूस होने लगी थी, दिल में घबराहट महसूस हो रही थी। तभी शौहर ने मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया। मैंने शौहर का इशारा देखते ही बैठ गई थी और वह सामने रखे सोफे पर बैठ गया और जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगा।
और इसका धुआं मेरे मुंह की तरफ छोड़कर कहने लगा, कितने लड़कों के साथ तुमने रातें गुजारी है। इसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। कोई शादी की पहली रात ही दुल्हन से ऐसी कोई बातें करता है क्या? जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वो कहने लगा, तुम्हारा फिगर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी मर्दों के साथ रातें गुजार कर आई हो। ये सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। ये कैसे इंसान से मेरी माँ ने मेरी शादी करती थी? ये किस तरह के सवालात मुझसे कर रहा था? मुझे तो इसके जवाब भी देने नहीं आते थे। फिर वो मेरे करीब आया और मेरे सर से दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया और कहने लगा, अब तैयार हो जाओ तुम मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए, क्योंकि मुझे रोती सुसकती लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह कहकर वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया था, लेकिन इसके करीब आते ही मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन ये तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती से वो सब कुछ करने लगा जो मैं हरगिज भी नहीं जानती थी। मुझे तो शादी का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन अम्मा ने रुखसती से पहले मुझे समझा दिया था शौहर और बीवी के बीच में क्या होता है। जब शौहर मुझसे अपना हक वसूल करके जब पीछे हटा तो मैं तो सहम के रह गई थी। मेरा शादी का पहला दिन तो ढल गया था, लेकिन शौहर ने मुझसे ये बात भी नहीं की थी। हर बात वो मुझसे अपना हक वसूल कर लेता और मुझसे बिना बात करे घर से चला जाता। ये भी एक कैसा अजीब सा इंसान था। मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। अगर खुद ही बात करने की कोशिश करती तो वो बिना बात करते ही चला जाता और होटल से खाना लेकर टेबल पर रख देता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। अब शादी को तो हमारे 8 दिन गुजर चुके थे। इन 8 दिनों में शौहर मुझसे बात तक ना की थी। आज मैं उठकर घर का सारा काम कर रही थी। पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि मुझे पहले से ही घर के कामों की आदत थी, इसलिए आज घर का सारा काम करने लगी। शाम को जब शौहर आया तो हैरान नजरों से पूरे घर को देख रहा था और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाजुओं से जकड़ा। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के चीजों को हाथ भी लगाने की? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? मेरा शौहर का नाम आसिफ था। ये भी मुझे निकाह वाले दिन ही पता चला था। मैं इन्हें कहा, आसिफ घर गंदा पड़ा हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा साफ किया तो इसमें क्या ही हो गया है। आसिफ कहने लगा, तुम बहुत हिमाकत कर गई हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आसिफ ने मुझे घसीटते हुए एक बाजी मोहल्ले में ले गया, जहाँ पर औरतें अजीब तरह के कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर भी बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। जब आसिफ ने मुझे इस हवेली के अंदर ले गया तो मुझे कुछ भी यहाँ का समझ नहीं आ रहा था। जब आसिफ ने मुझे इसके सामने ढकेल दिया और इस औरत से कहा, यही है वो औरत जो आपकी हवेली की शान शौकत बढ़ाएगी। इस औरत ने जब मुझे देखा तो कहने लगी, वाह आसिफ, आज तो तुमने बहुत अच्छा माल ले आया है। इसके ऊपर तो मुझे ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अपने जिस्म से इसके तो मैं तुम्हें पूरे 2 लाख देती हूँ। ये कहकर इसने मेरे शौहर को पैसे दिए। मैं रोते हुए कहने लगी, आसिफ तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुझे क्यों इस औरत के हाथों बेच रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आसिफ मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया था। इसने मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। मैं रो रो कर बेहोश होने वाली थी। तभी एक औरत ने आकर मुझे एक कमरे में ले गई। अब तो मैं पूरी बेहोश हो चुकी थी। कुछ घंटे बाद मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में मौजूद थी। मैं खुद को यहाँ पाकर बहुत अफसोस हो रहा था। ना ही मुझे माँ बाप का घर सुकून मिला था और ना ही शौहर के घर सुकून से रह पाई थी। मैं इस दुनिया में पैदा होकर ही गलती कर दी थी। मैं बहुत जलील होना नहीं चाहती थी, इसलिए अपना सर दीवार पर मार मार कर अपनी जान ले ली थी। दोस्तों बताइए इस लड़के ने सही किया या नहीं? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।